everyone, welcome to Saraswati Education Time. This is Himani Pandey. Today in this video lecture we are going to discuss the writs in the Indian Constitution. So before starting, firstly I would like to emphasize on the fundamental rights. So in Indian Constitution in part 3 fundamental rights are given. Part 3 में है and article it comprises in the article from article 12 to 35. So the fundamental rights Indian Constitution में part 3 में है और article कौन कौन से हैं? It's like from article 12 to 35 is for fundamental rights. आज जो हम डिस्कस करेंगे that point is concerned with article 32 of the fundamental rights. Article 32 says the right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies. अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे फंडामेंटल राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए बहुत सारे रेमेडीज बताए हुए हैं. वो रेमेडीज कौन सी हैं? उन रेमेडीज को रिट्स बोलते हैं. रिट्स. सो दीज रेमेडीज आर द रिट्स और इन रिट्स के थ्रू हमारी फंडामेंटल राइट्स सेफगार्ड होती हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस दोज रेमेडीज मीन्स रिट्स. कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है दे आर द गारंटीड राइट्स. सो दीज फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड राइट्स. मतलब दे आर श्योर टू बी प्रोवाइडेड. इन केस ऑफ वॉयलेशन वी कैन अप्रोच टू कोर्ट एंड वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट. नॉर्मल केसेस में क्या होता है, अगर हमारी कोई राइट वॉयलेट होती है तो हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, जैसे कि पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. बट इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट हम डायरेक्टली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. डायरेक्टली वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अगर डायरेक्टली गए तो वी हैव टू टेल द रीजन कि हम हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए. सो इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट वी कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट. सो दीज आर सो आई वाज डिस्कसिंग दैट फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड राइट्स. लेकिन किसी चीज की गारंटी का मतलब तभी होगा जब उस गारंटी का कोई गारंटर होगा. गारंटर होना जरूरी है, नहीं तो उस गारंटी का कोई मतलब नहीं है. तो गारंटर कौन है इन फंडामेंटल राइट्स का? सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द कस्टोडियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और सुप्रीम कोर्ट हमारी फंडामेंटल राइट्स को कैसे गारंटी करेगा, किस मीडियम के थ्रू गारंटी करेगा, उसके पास क्या मैकेनिज्म है उसे गारंटी करने का. सो दीज मैकेनिज्म्स आर द रिट्स. रिट्स के थ्रू हमारी फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा, उसे वॉयलेट होने से बचाएगा. सो वी विल डिस्कस द रिट्स. इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर टोटल 5 रिट्स एंड दीज रिट्स आर द हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस first, second is mandamus, third certiorari or certiorari, anything we can pronounce. Then fourth, prohibition, and fifth is quo warranto. One thing I forgot to tell that these writs are borrowed from the English law और English law में इसे prerogative writs कहते हैं. So we have India has borrowed the writs from England. Now let's discuss about the habeas corpus. So in case of the violation of the fundamental rights, we can directly approach to the High Court and the Supreme Court. तो High Court में हम किस आर्टिकल के थ्रू अप्रोच कर सकते हैं? So Article 226. Article 226 of the Constitution says that in case of the violation of the fundamental right, the individual can approach High Court. एंड आर्टिकल 32 says कि सेम इशू के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं. सो आर्टिकल 32 के अंदर जिसकी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और आर्टिकल 226 के थ्रू हाई कोर्ट में वो इंडिविजुअल जा सकता है जिसकी फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुई है. तो अभी हम देखते हैं हमारी जो फर्स्ट रिट है वो कौन सी है. सो फर्स्ट रिट इज हेबियस कॉर्पस. हेबियस कॉर्पस बेसिकली हमारे पास जो 5 रिट्स हैं सब लैटिन टर्म्स हैं और उनका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है. सो दिस हेबियस कॉर्पस इज अ लैटिन वर्ड और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है टू हैव द बॉडी. टू हैव द बॉडी
मतलब टू प्रोड्यूस द बॉडी। इसका क्या मतलब है और ये रिट कहां पर यूज होती है, किस सिचुएशंस में? तो ये होता है अगर किसी पर्सन को इलीगली या फिर अनलॉफुली डिटेन कर लिया गया है, उसे गलत तरीके से, मतलब जो प्रोसीजर को फॉलो ना करके उसे कैद कर लिया है किसी या तो स्टेट ने या किसी इंडिविजुअल ने, तो इलीगल डिटेंशन के केस में हेबियस कॉर्पस यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, मतलब कोई बहुत कमजोर सा इंसान है, उसको किसी स्ट्रांग पर्सन ने डिटेन कर लिया है आपसी दुश्मनी के चलते, तो इस केस में भी हेबियस कॉर्पस इस्तेमाल होगी। ये वाली रिट तब यूज होती है जब पर्सन का राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी थ्रेट में आता है। आर्टिकल 21 इज अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और आर्टिकल 20 किसी पर्सन को जब हम किसी पर्सन को स्टेट डिटेन करता है तो उसे प्रोटेक्शन दी जाती है। जिस पर्सन को अरेस्ट किया जाता है उसकी भी कुछ राइट्स होती हैं, और उसे अरेस्ट करने के लिए कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आके किसी को, मतलब स्टेट या फिर स्टेट की एजेंसीज, एग्जीक्यूटिव लाइक पुलिस, दे कैन कम एंड अरेस्ट अ पर्सन। नो, दे मस्ट हैव टू फॉलो सम प्रोसीजर्स व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, देन ओनली दे कैन। इफ दे डू नॉट फॉलो द प्रोसीजर्स तो वो इलीगल माना जाएगा। और इस केस में अगर किसी पर्सन का इस तरह से डिटेंशन हुआ है, अगर स्टेट ने डिटेन करा है, एग्जीक्यूटिव ने, मतलब गवर्नमेंट ने डिटेन किया है, या फिर किसी एग्जीक्यूटिव ने डिटेन किया है, या फिर किसी इंडिविजुअल ने किसी इंडिविजुअल को इलीगल तरीके से डिटेन किया है, तो उस कंडीशन में वो पर्सन हेबियस कॉर्पस का रिट इस्तेमाल कर सकता है। सो दिस कैन बी द स्टेट और नॉन स्टेट एंड इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन। अब वो पर्सन डिटेन हो चुका है, तो ये रिट कौन फाइल करेगा, रिट पिटीशन कौन लेके जाएगा? वो पर्सन जो डिटेन हुआ है वो खुद भी रिट पिटीशन कोर्ट के सामने ले जा सकता है। मतलब वो इंसान अगर पोस्ट कार्ड भी लिख दे, अगर लेटर भी लिख दे, फॉर्मली अगर वो FIR नहीं भी करे, अगर सिर्फ लेटर लिख के पोस्ट कर दे कोर्ट में, तो भी वो पिटीशन मानी जाएगी। सो द पर्सन कैन फाइल द पिटीशन इन एनी फॉर्म। इफ यू राइट्स इवन अ छोटा सा लेटर, तब भी वो पिटीशन मानी जाएगी। सेकेंडली, अगर वो खुद नहीं कर पा रहा है, वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है या फिर पढ़ लिख नहीं सकता, तो उसका कोई रिलेटिव भी उसके बिहाफ पर इशू कर सकता है, फ्रेंड भी कर सकता है, और इवन द NGOs कैन ऑल्सो फाइल अ रिट पिटिशन इन द कोर्ट्स उस पर्सन के एग्रीव्ड के बिहाफ पर। और अगर ये सब भी नहीं कर पाते तो कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। अगर कोर्ट को खुद पता चले कि किसी पर्सन का इलीगल डिटेंशन हुआ है, तो कोर्ट खुद जाकर के उस पर एक्शन ले सकता है। तो इस तरह से द पिटीशन ऑफ द रिट पिटीशन कैन बी फाइल्ड। और फिर जब पिटीशन फाइल हो जाएगी तो उस पर्सन को दैट बॉडी हैज टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। तो टू हैव द बॉडी मीन्स उस पर्सन को प्रोड्यूस किया जाएगा कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। सो दैट व्हाट दिस टर्म मीन्स, टू हैव द बॉडी मीन्स टू प्रोड्यूस द पर्सन बिफोर द कोर्ट। इसमें आर्टिकल 359 है कि इमरजेंसी के टाइम, मतलब नेशनल इमरजेंसी है, पहले आर्टिकल 359 बिफोर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के पहले ये कहता था कि किसी पर्सन का ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी उसका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 इज प्रोटेक्शन इन केस ऑफ अरेस्ट। अगर कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसमें भी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। तो और आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अगर ये दोनों चीजें वायलेट होती हैं नेशनल इमरजेंसी में, तो ये कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। मीन्स ऑन दिस ग्राउंड्स द पर्सन कैन नॉट अपील इन द कोर्ट अगर ये दोनों राइट्स वायलेट होती हैं। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद ये कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ये दोनों राइट्स इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी दे कैन बी एक्सरसाइज्ड एंड द पर्सन कैन अप्रोच फॉर दीज राइट्स इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी. So this was this amendment. So I think this was all about habeas corpus. Now let's look the second writ, that is mandamus, writ of mandamus.
इसका मतलब होता है वी कमांड। वी कौन है? कोर्ट, द हायर कोर्ट। सो दे विल कमांड टू whom? they will command to lower courts, corporation, tribunal और गवर्नमेंट। क्या करने के लिए कमांड करेंगे? टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी। इन सब की कोई कोई ड्यूटी होती है, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, कॉर्पोरेशन की ड्यूटी है। तो अगर ये अपने ड्यूटी को प्रॉपरली नहीं फुलफिल करते, इफ दे डू नॉट परफॉर्म देयर ड्यूटी प्रॉपरली, देन थ्रू रिट ऑफ मैंडेमस कोर्ट उन्हें कह सकता है अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिल्ली जल बोर्ड है, तो दिल्ली जल बोर्ड का क्या काम है कि सबको पानी पहुंचाना। अगर वो अपना काम नहीं कर रहा है तो वो मैंडेमस का रिट इशू होगा और उसे हायर कोर्ट, हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट कहेंगे अपना काम करने के लिए। सो दिस रिट will ask to perform the public duty. So public duty is important. Public duty to the lower courts, corporation, tribunal, government. This writ cannot be issued against the private individuals, president, governor of states. तो इनके अगेंस्ट ये writ of mandamus issue नहीं हो सकता. The third writ is writ of certiorari. इसका मतलब होता है वी सर्टिफाई। सर्टियरारी का मतलब होता है ये जो हायर कोर्ट होता है ये चेक करता है कि जो लोअर कोर्ट्स ने जजमेंट दिया है वो सही है या नहीं। तो जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट से उनकी फाइल्स मंगा सकता है और उस फाइल को चेक कर सकता है कि वेदर पूरे प्रोसीजर्स फॉलो करके जजमेंट दिया गया है या नहीं। सो दे विल सर्टिफाई वेदर द जजमेंट इज लीगल और नॉट। तो ये लोअर कोर्ट को इशू करेगा प्री 1991 के पहले ये सिर्फ जुडिशियल एंड क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज के लिए इशू होता था। 1991 के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज जो इंडिविजुअल के राइट्स को इफेक्ट करती हैं उनके लिए भी ये रिट इशू किया जा सकता है। But it cannot be issued to the legislative bodies and the private individuals. So these things are to be memorized. That for whom, which kind of writ can be issued. तो जो हाई कोर्ट है वो चेक कर सकता है कि लोअर कोर्ट ने प्रोसीजर फॉलो करके जजमेंट दिया है या नहीं। तो ये चीजें इफ देयर इज ये रिट इन केसेस में भी अप्लाई होगा। अगर लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, लैक ऑफ हर कोर्ट का अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है, लोअर कोर्ट्स का अपना ज्यूरिसडिक्शन, हर स्टेट कोर्ट का अपना ज्यूरिसडिक्शन। फॉर एग्जांपल द दिल्ली हाई कोर्ट का दिल्ली इज द ज्यूरिसडिक्शन। दिल्ली हाई कोर्ट केरला के किसी भी पार्ट के लिए या फिर किसी इंडिविजुअल के लिए ये अपना जजमेंट नहीं दे सकता। वो सिर्फ दिल्ली में ही उसका ज्यूरिसडिक्शन है, तो दिल्ली के लोगों को दिल्ली की टेरिटरी के अंदर जो आता है वहीं पर अपना ज्यूरिसडिक्शन दे सकता है। तो लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि वहां जहां पर उसका ज्यूरिसडिक्शन है, जो उसका टेरिटरी है, अगर वो वहीं पर जजमेंट नहीं दे तो दैट इज लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन। अगेन फॉर दैट पर्पज द सर्टियरारी, द रिट ऑफ सर्टियरारी कैन बी इशूड इफ देयर इज एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अपने टेरिटरी को एक्सीड कर रहा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट केरला के किसी पार्ट में अपना ज्यूरिसडिक्शन दे रहा है, तो एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, तो उस केस में भी दिस रिट कैन बी इशूड। एंड थर्डली द वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को वायलेट करता है तो सर्टियरारी। नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है कि मतलब हर इंडिविजुअल को एक फेयर ट्रीटमेंट और जस्टिस लेने की, इट हैज द नेचुरल राइट। अगर किसी पर्सन का केस कोर्ट के सामने आता है तो उसको मौका देना चाहिए कोर्ट को हियरिंग का, मतलब व्हाट इज द इशू विद द इंडिविजुअल, कोर्ट मस्ट लिसन दैट, तो उसे उसकी सुनवाई का मौका देना चाहिए। दूसरा, उसे अपने आप को डिफेंड करने का, सेल्फ डिफेंस की अपॉर्चुनिटी। नाउ लेट्स लुक फॉर द फोर्थ रिट। फोर्थ रिट है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, मतलब वी फॉरबिड और वी स्टॉप। वी कौन है? कोर्ट है। कोर्ट मना करेगा किसी को कुछ काम करने से। तो पहले हमने सर्टियरारी में पढ़ा कि अगर लोअर कोर्ट ने या फिर किसी ने कोई जजमेंट दिया और वो, तो जो हायर कोर्ट है वो उसे चेक कर सकता है
उसकी फाइल्स मंगा सकता है, उसे चेक कर सकता है, उसे सर्टिफाई कर सकता है। मतलब कोई जब जजमेंट हो चुका है, थोड़ा सा डिफरेंस है सर्शियरी और प्रोहिबिशन में। वो डिफरेंस इतना है कि जब जजमेंट हो चुका होता है उसके बाद वो सर्टिफाई करता है कोर्ट, उसके बाद रिट ऑफ सर्शियरी इश्यू हो सकता है। आफ्टर द जजमेंट हैज बीन टेकन, आफ्टर द वर्क हैज बीन डन, आफ्टर द एक्शन हैज बीन परफॉर्म्ड। लेकिन प्रोहिबिशन है जब प्रोसीडिंग चल रही होती है, मतलब काम हो रहा होता है, उसके बीच में ही कोर्ट इंटरफेयर करके प्रोहिबिशन की रिट को इश्यू कर सकता है। सो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग में प्रोहिबिशन की रिट इश्यू होती है। तो उसको इलीगल काम को करने से मना कर देना, मतलब वो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उसके पहले ही इंटरवेंशन होगा और उस काम को करने से हायर कोर्ट मना कर देगा। तो ये हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इश्यू कर सकता है प्रोहिबिशन की रिट, जुडिशियल एंड क्वाजाई जुडिशियल बॉडीज को रिट इश्यू हो सकती है ये, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज को, प्राइवेट इंडिविजुअल्स को नहीं हो सकती। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोहिबिशन रिट। द फिफ्थ वन इज क्यो वारंटो। क्यो मतलब होता है व्हाट, वारंटो मीन्स अथॉरिटी। तो क्यो वारंटो का मतलब है बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका मतलब द कोर्ट इंक्वायर्स द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। कोई भी इंसान किसी भी पब्लिक ऑफिस में होता है तो उसे कोई प्रोसीजर के थ्रू ही वो पहुंचा होता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर उसने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है तो उसने कुछ क्राइटेरिया फुलफिल किया होगा, मेरिट के थ्रू, एंट्रेंस के थ्रू, कुछ ना कुछ उसने किया होगा। अगर कोई इंसान किसी पब्लिक ऑफिस पर है, किसी पोजीशन पर है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड कर रहा है, तो वो किसी ना किसी मैकेनिज्म के थ्रू वहां पर पहुंचा है। अगर किसी ने कोई गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करके या फिर गलत तरीके से वो वहां पर पहुंच गया, तो ऐसे केस में क्यो वारंटो की रिट इश्यू हो सकती है। तो उसमें पता किया जा सकता है कि जो पब्लिक ऑफिस किसी इंडिविजुअल ने अक्वायर किया है वो लीगल है या नहीं। सो इंक्वायर्स द लीगैलिटी ऑफ अ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू अ पब्लिक ऑफिस। और अगर वो इंसान मतलब वो इलीगल तरीके से उस पोस्ट पर होता है तो उसे उस पोस्ट से हटाया जा सकता है। So this is all about the 5 writs. So far we have covered all the important points from writs. If you find the video useful, please do like, share and subscribe. Thank you. Have a good day.